नमस्कार दोस्तों, हम इस श्रृंखला में एक कविता संग्रह जिसका शीर्षक है कोरोना काल, उसकी कविताओं का वाचन कर रहे हैं। इस संग्रह की सारी कविताएं क्योंकि कोरोना महामारी पर लिखी गई हैं, तो इसकी सभी कविताओं का शीर्षक एक ही है, कोरोना काल। सिर्फ कविता की क्रम संख्या डाल दी गई है ताकि उनकी अलग पहचान हो सके। अब हम कोरोना काल 29 पर पहुंच गए हैं। सुनिए, यह थोड़ी लंबी कविताएं है और यह देश की इस समय जो राजनीतिक स्थिति थी मुख्यतया, और किस तरह से शासन चल रहा था, कितना एफिशिएंट था, कितना निरुपाय था, क्या तरकीबें इस्तेमाल की जा रही थी, कैसे लीपापोती की जा रही थी, और किस तरह से हमारे एज ओल्ड प्रेजुडिसेस भी काम कर रहे थे। ये कुछ बड़ा निराशाजनक चित्रण है और इतना अधिक नकारात्मक है कि शायद आप यकीन भी ना कर पाओ। लेकिन कवि के मन पर जो असर पड़ा, जो प्रभाव पड़ा, उसका चित्रण है, वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कोरोना काल 29। सारी संस्थाएं गुप्तचर और खुली बता रही थीं स्थिति खराब है तथा और बिगड़ने वाली है। सारी संस्थाएं गुप्तचर और खुली बता रही थी स्थिति खराब है तथा और बिगड़ने वाली है। नेताओं को ख्याल आया फिर चुनाव में जाना है, भद पिट गई तो हार जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव की चोटी खींची। मुख्य सचिव ने गृह सचिव की, जनसंपर्क सचिव की, जन कल्याण सचिव की, इनसे मुक्त होकर अपनी पार्टी के आईटी सेल की। फिर बारी आई समाचार पत्रों और टेलीविज़न चैनलों के मालिकों की। उनसे मंत्रणा हुई। उन्होंने कहा, जी हजूर, जी सरकार। इनसे भी निपटकर अपने दल प्रमुख का रुख किया। कुत्तों, भेड़ियों, लक्कड़बग्घों के दल को बुलाया। लोमड़ी भी आई, नारद मुनि भी आए, तिलक लगाए पंडित जी भी आए, हाथ में गीता लेकर। आग लगाऊ, दंगे भड़काऊ, लोग भिड़ाऊ भी आए। जब सब सध गए तो मंत्रणा हुई, सब पल में समझ गए। जब सब सध गए तो मंत्रणा हुई, सब पल भर में समझ गए। सब पूर्व निर्धारित और हजारों लाखों करोड़ों बार, यहाँ तक कि रोजमर्रा आधार पर अभ्यासित था। तबलीगी जमात के सिर पहला ठीकरा फूटा। मस्जिदों से बाहर निकलते लोगों पर पुलिस वालों ने मस्जिद की सीढ़ियों के दाएं बाएं खड़े होकर लाठियां भांजी और प्रसारित किए उनके चलचित्र। भला बिना दहशत शासन चलता है? पुलिस के सिपाही से प्रधान सेवक तक का यही विचार है। सड़कों, गली मोहल्लों, बाजारों में मास्क न पहनने वालों को चालान का चक्कर छोड़ कई पुलिस वालों ने घेर घेर कर पीटा। तालाबंदी न मानने वालों के फलों की रेहड़ियां
पलटी गई सड़कों पर, विरोध करने पर फल वालों को पीटा, पकड़कर थाने ले जाया गया। उनके बच्चे घरवाली बाट देखते रह गए, बिलखते रह गए, भूखे रह गए, शिक्षाहीन रह गए, पितृ स्नेहहीन रह गए। मुसलमानी टोपी पहनाकर फल वाले बनाए गए। जब तालाबंदी खुली मुसलमानी टोपी पहनाकर फल वाले बनाए गए। सड़कों पर फलों की रेहड़ी पर खड़े करके चलचित्र बनाए गए, जिनमें वे उंगली में थूक लगाकर हर सेब नाशपाती पर लगाते थे। आहार गृहों में मुसलमान टोपी वाले नकली रसोइये बनाए गए, उनके चलचित्र बनाए गए। तैयार सामान को ग्राहकों को भेजने से पहले मुंह में उंगली लगाकर छूते हुए। गांव की गली में आइसक्रीम बेचने वाले एक लड़के से नाम पूछा गया। मुसलमान पाए जाने पर आधार कार्ड मांगा गया। जिद की गई कि वह अपनी आइसक्रीम खाकर दिखाए। शंका प्रकट की गई उसमें जहर हो सकता है और बच्चों को मारने आया है। टेलीविज़न चैनलों पर सत्ता पक्ष की ओर से एक बहस में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शामिल किए गए। तीनों ये और एंकर और एक पत्रकार एक ही बानी बोलते थे और विपक्ष में केवल एक या दो पार्टियों के नेता, साथ में कभी कभी एक लेखक या डॉक्टर जो संघ का छद्म कार्य करता था। फिर भी विरोधियों की बात जब तूल पकड़ती, ये सारे उसे अलग अलग तरकीबों से बोलने नहीं देते। कभी बार बार जी कहकर, कभी अनावश्यक सवाल पूछकर, कभी लगातार अनर्गल बोलकर, कभी मजाक उड़ाकर, कभी झूठे आरोप लगाकर, कभी ऐसा प्रश्न पूछकर जो बात का रुख सत्ता पक्ष की सफलताओं की ओर ले जाता हो, कभी देशद्रोही कहकर, कभी पाकिस्तान समर्थक कहकर, कभी हिंदू विरोधी कहकर, कभी मुसलमानों का पक्षपाती कहकर, कभी जो आरोप सत्ता पक्ष पर बनते हों वही आरोप विरोधी दलों पर लगाकर। जब टीका बन गया और टीके लगने का वक्त आ गया और टीके नहीं खरीदे जा सके, क्योंकि सारा खजाना तो आगामी चुनावों में मिलने वाले चंदे को ध्यान में रखकर पूंजीपतियों को रियायतों में पहले ही बांटा जा चुका था। और जब बजट में आवंटित टीकों की राशि भी उपलब्ध न हुई, तब तर्क दिए गए, मास्क लगाओ, 2 गज दूरी बनाओ, साबुन से बार बार हाथ धो। भुला दिया गया कि कई राज्यों में इस दौरान चुनाव लड़े गए। बंगाल में तो हद हो गई। चलिए अब हंसते हंसते सुनाते हैं। बहुत नकारात्मक है, क्या करेंगे, ये इतनी नकारात्मकता का। भुला दिया गया कि कई राज्यों में इस दौरान चुनाव लड़े गए। बंगाल में तो हद हो गई। स्वयं मोदी की रैलियों में लाखों लोग आए। कोविड अनुकूल व्यवहार की धज्जियां उड़ाई गई। हरिद्वार में अर्ध कुंभ में, जिसे कुंभ कहा जाने लगा है भाजपा द्वारा, कोई भला पूछे कि फिर अर्ध कुंभ किसे कहोगे।
लाखों लोग गंगा में नहाए सट सट कर। अर्ध कुंभ में लाखों लोग नहाए गंगा में सट सट कर। किसानों को आंदोलन पर मजबूर किया, उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ थी। वोट खोने के डर से योगी की पुलिस चुप बैठी देखती रही। तितर बितर करने की बजाय उन्हें देखती रही भाजपा। उससे पहले लाखों लाख भूखे कंगाल मजदूरों का शहरों से गांवों में पलायन, पैदल, साइकिल पर, साइकिल रिक्शा पर, ट्रकों में जानवरों की तरह भरकर और ऊपर से कपड़े से ढककर, ताकि पता न लगे ट्रक में आदमी हैं, सामान नहीं। ताकि ट्रक में पता न लगे ट्रक में आदमी है, सामान नहीं। एक लड़की ज्योति 15 साल की अपने लंगड़े पिता को, जो पहले साइकिल रिक्शा चलाता था, कैरियर पर बैठाकर गुड़गांव से 1200 किलोमीटर बिहार अपने गांव ले गई, क्योंकि उन्हें भी खाने के लाले पड़ गए थे गुड़गांव में। तालाबंदी के चलते मकान का किराया तो वे कहाँ से देते, सनद रहे। यहाँ तक कहा एक डॉक्टर ने टेलीविज़न पर, जो पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा था, कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलकर काम पर जाना चाहिए, ताकि उन्हें कोरोना हो और उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो और झुंड वाली प्रतिरोधक क्षमता बने लोगों में, हर्ड इम्यूनिटी, और झुंड वाली प्रतिरोधक क्षमता बने लोगों में। सनद रहे ऐसा भी हुआ। अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ गई तो वह पूर्णतः बंद कर दी गई 5 मिनट के लिए, ताकि जो मरने वाले हों, जिन्हें बचना नहीं हो, वे मर जाएं और बाकियों को बचाया जा सके। ताकि अस्पताल जो निजी था में मरने वालों की संख्या कम दिखाई जा सके। सनद रहे अस्पतालों के बाहर लोग नहीं डॉक्टर। अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पर मर गए, गाड़ियों में मर गए, अस्पताल में बिस्तर खाली होने का इंतजार करते। सनद रहे लोगों के पास अपने मृतकों के दाह संस्कार के पैसे नहीं थे, आदमी भी नहीं कंधा देने वाले। यूँ कंधा देने में भी कई नौजवान कोरोना के शिकार हुए। अपने बड़ों को अस्पताल ले जाते भी कोरोना के शिकार हुए। लोग भूल गए कि मरीजों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस गाड़ी भी होती है, क्योंकि वह कहीं नहीं थी। स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी पर मृतकों की लाशें पड़ी रही अस्पतालों के बरामदों में। शवगृहों में जगह नहीं बची, शमशानों में लाइनें लगी, वहाँ भी जगह नहीं बची। मृतक जिन्हें लेने नहीं आए परिवार वाले, उन्हें अस्पताल वालों ने बेकार सामान की तरह जला दिया या गड्ढे में फेंक दिया। यह भी हुआ कि यूपी में गंगा के आसपास गांवों में कंधा देने वालों की कमी से
घर वाले अपने मृतकों को हाथ के ठेले पर रखकर गंगा के किनारे ले गए और जलाने की बजाय जल्दी जल्दी थोड़ी रेत हटाकर रात के अंधेरे में दबा आए। चोरी चोरी बहुत हुआ तो उस पर चादर ढक आए, ताकि कोई अन्य खाली जगह समझकर उनके मुर्दे से छेड़छाड़ न करे। पर वे लाशें जलमग्न हो गईं, तैरने लगीं तो कुत्ते भी नोचने लगे। जो दबी रह गईं और जिन पर चादर थी, उनकी चादर हटा दी सरकार ने, ताकि उपग्रह से फोटो न ली जा सके, अंदाजा न लग सके, गिनती न की जा सके इस तरह मरने वालों की। और बात जब फूट गई जनता में संचार माध्यमों से, तो जांच बैठा दी कि किसने हटाई चादरें। यह अप्रैल से जून की बात है। लोगों की भीड़ है टीकाकरण केंद्रों के सामने, मगर वहाँ टीके कम हैं। लाइनें लगी हैं 1-1 किलोमीटर लंबी। घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग टीका लगवाने का। कई टीकाकरण केंद्र तो बंद हो चुके हैं टीकों के अभाव में। ध्वस्त करते हुए मिथक कि प्रतिपक्ष के दुष्प्रचार से लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, तब जाकर जागी हमारी सर्वोच्च न्यायालय की आत्मा, और उसने केंद्र सरकार से पूछा है कितने टीके खरीदने का आदेश दिया है, कब कब किस किस दाम पर, कब कब होगी आपूर्ति, कितना पैसा है आपके पास, कितना हो चुका है खर्च, क्या योजना है, कैसे लगेंगे टीके सबको। महीना हो गया बात को, केंद्र सरकार चुप है। अखबार और टेलीविज़न तो जैसे हैं ही नहीं इस देश में जो उठाएं यह मुद्दा बेमतलब का। पूंजीपतियों के हैं अखबार, पूंजीपतियों के हैं टेलीविज़न चैनल, पूंजीपतियों की है सरकार, पूंजीपतियों का है सर्वोच्च न्यायालय, पूंजीपतियों की है संसद। अगर कोरोना काल में गरीबों की अवस्था पर बहस होगी, तो पूंजीपतियों के लिए रियायतों की व्यवस्था कैसे करेगी सरकार? कैसे मिलेगी उसे रियायतों में से अपने चुनावी चंदे की राशि, अपनी मुंह मांगी मुरादें? दुनिया गोल है, भले ही देखने में भले ही चपटी हो। जैसे पूंजीपतियों का तंत्र है हमारा देश, देखने में चाहे लोकतंत्र हो। यह भी अलग नहीं है कि हमारे देश में पूंजीपति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, और इन जातियों की जनसंख्या बहुत कम है। यह भी अलग नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के इशारे पर अपने को शूद्र कहकर रोता है। अरे ब्राह्मणों, जाति व्यवस्था के सूत्रधारों, यह तो बताओ कोरोना की जाति क्या है? अब इस कविता को कौन छापेगा? कोई नहीं, इसलिए मुझे यह खुद ही छापनी पड़ी। अब चलिए अगली कविता पे चलते हैं। कोरोना काल 30 और इसका उपशीर्षक है मिठाई की दुहाई। कुछ नहीं है मिठाई बिना कुछ नहीं है मिठाई बिना, कोरोना काल में कहाँ से आई मिठाई। गृहिणी थकी हुई और उदास, कैसे आग्रह करें उससे भी कि घर में ही कुछ बना दो। बीते दिनों की आदतें
कोरोना काल में तंग कर रही हैं। क्या कहा जाए बीते दिनों को, सामान्य या असामान्य, अच्छे या बुरे, बाजार को गिरवी या स्वतंत्र नैसर्गिक, वे तो प्रकृति के बलात्कारी दिन थे। दारू की दुकानों के आगे लंबी लाइनें, बाजारों में तालाबंदी खुलते ही भीड़, नौकरी को तरसते लोग, टेलीविज़न पर भीख मांगते सरकार से पूंजीपति कि हमें कुछ दो मदद ताकि हमारा धंधा चले। तुम्हारे प्रस्तावित कर्ज का हम क्या करेंगे? तुम्हारे प्रस्तावित कर्ज का हम क्या करेंगे? ले लिया तो उतारेंगे कैसे? बड़े पूंजीपति तो और भी दयनीय, कह रहे हैं सरकार से कि जनता को कुछ पैसे दो नकद, कि तमाशे के बाद हमारे कटोरे में कुछ डालें। उनके पास कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ सेंसेक्स और निफ्टी घोड़े पर सवार है। निफ्टी के 50 लोग और सेंसेक्स के 30 दौड़े चले जा रहे हैं दे दनादन। भारत में 5 क्षेत्रों की 5 बड़ी कंपनियां, भारत में 5 क्षेत्रों की 5 बड़ी कंपनियां बाजार का 50% मुनाफा बटोर ले जाती हैं साल दर साल। बाजार का 50% मुनाफा बटोर ले जाती हैं साल दर साल, बाकी एड़ियां रगड़ती हैं। मोदी गुजरात के तीखे व्यापारी ने इन्हीं से गठजोड़ किया है। इनके घोड़ों की हरताप से उछलती धूल में उसका हिस्सा है। जनता हवा खाती है। यह अलग है कि इस धूल में अशरफियां ही अशरफियां हैं। ताकत ही ताकत है संचार माध्यमों की। आने जाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। सूट बूट है, नए नए डिज़ाइनों के कुर्ते और अंग वस्त्रम हैं, जिनसे जीते जा रहे हैं चुनाव गुजरात से दिल्ली तक। मगर कोरोना है कि सब कुछ टायर के नीचे दे दिया है। मगर कोरोना है सब कुछ टायर के नीचे दे दिया है। शराब की ललक, हलवे और मिठाइयाँ, बाजारों की रौनक, तिजोरियों में रुपयों की खनक, गुंडागर्दी, जेब कतरी, धोखाधड़ी। अरे ठहरो, आज मैंने 2 किन्नरों को अपने मोहल्ले में ड्राइवर वाली कार में बैठकर जाते देखा। खूब पैसा है किन्नरों के पास, किंतु कोरोना काल में तिपहिया स्कूटर या बसों में बैठने से डरते होंगे। मैंने देखा तो मुझे नमस्ते की। जो हो, नए नए भेद खोल रहा है कोरोना, नए नए किले ढा रहा है कोरोना। 100 साल बाद आया है कोरोना सबकी बत्ती गुल करने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मोदी को, मरो हुओं को मुआवजा तो देना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन कानून में तुमने ही लिखा है। मोदी भीख मांगता रह गया सर्वोच्च न्यायालय से, पैसे नहीं है मेरे पास। आजकल चर्चा नहीं होती मोदी की ठसक की। लंबी दाढ़ी बनाए घूमता है सफ़ेद रंग है मौत का, शुचिता का। हमारे झंडे में भी सफ़ेद रंग है जो प्रतीक है, कहते हैं ईसाइयत का।
भाजपाई कहते हैं, सेवक जी तुम अपनी दाढ़ी केसरी रंगवा लो बंगाल में हारने के बाद, मगर कोरोना है कि सब रंग निरर्थक कर दिए हैं। जाने के बाद फिर आएगा 100 साल बाद किसी न किसी नए रूप में, जैसे पूर्व जन्म में इसका नाम स्पेनी फ्लू था। तब तक भूल जाएंगे लोग, कोई नहीं बचेगा कोरोना को देखने वाला। तब लेकिन यह और भीषण होगा। पीछे धकेलता हुआ मनुष्य को हरियाली की ओर, जिसकी कमी से शहरों में जाने ले रहा है कोरोना। हरियाली माने प्रकृति माँ, बिना माँ के बच्चे सा गलतियाँ कर रहा है आदमी। मोदी को छोड़ो, वह भी आदमी है। हम सब कर रहे हैं गलतियाँ। आदमियत की भूल सुधार है कोरोना, यानी कि उसका आरंभ अगर मान जाए आदमी। मान जा रे आदमी, थोड़ा चल तो सही रास्ते पर, कि अगली बार थोड़ी देर से आए कोरोना। एक और कविता देखिए छोटी सी, कोरोना काल 31। ये अलग मिजाज की है, पर सबका अंडरलाइंग मिजाज तो एक ही है। उदासी के अलग अलग रंग हैं। अशोक गया कोरोना में, अब उससे कहाँ बात हो स्वर्ग में। मेरा लंगोटिया यार वकील, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, प्रोटोटाइप ट्रेनिंग सेंटर ओखला का प्रशिक्षु, मैकेनिकल फैब्रिकेटर, जर्मनी, जापान, फिलीपीन में नौकरियां की ट्रक का मालिक, लखनऊ विश्वविद्यालय का कानून स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार से बीए, बीच में छोड़ी फिर पूरी की, लड़ाका। वकालत करते हुए कहता था, आदमी रबड़ का गुड्डा है, आदमी रबड़ का गुड्डा है। उसे जितने मर्जी मुक्के मारो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। अब की बार कोरोना का मुक्का खाकर सीधा नहीं खड़ा हो पाया। अब हम कोरोना काल 32 पर आ गए हैं। यह आज की आखिरी कविता होगी। तिमंजले मकान की मालिकिन बुढ़िया को, तिमंजले मकान की मालिकिन बुढ़िया को आखिर अस्पताल जाना ही पड़ा। पहले कमर और पेट दर्द हुआ, फिर सांस फूलने लगी। ऑक्सीजन लगी रहने के बावजूद डॉक्टरों ने बताया दिल कमज़ोर हो गया है। उम्र के साथ साथ ठीक से खून शरीर में भेज नहीं पा रहा, इसलिए दूसरे अंग भी सही काम नहीं कर रहे। पानी भर गया है छाती में और पेट में, सांस इसी वजह से फूल रही है। कमर में कोई पुराना झोल है, रीढ़ टूटी है कभी। शायद आप उम्र के दबाव से हो भी तो गई है लगभग 90 की। रही बात कंधों के दर्द की, जिसका बुढ़िया को ज़्यादा पता नहीं चला, न कभी अस्पताल जाने से पहले शिकायत की। अस्पताल पहुंचकर जरूर उसे महसूस ये दर्द हुआ, सो वह गठिया का है। 4 दिन अस्पताल रहकर वापस आ गई है बुढ़िया। अब 2 दिन से बिना ऑक्सीजन चंगी है। कमर और कंधे के दर्द के लिए दर्द निवारक है। धीरे धीरे लौट रही है अपने में, कुनबे में
पोते पोती बेटे बेटी बहू में हो जाएगी ठीक, उम्मीद जगी है। बेचारा कोरोना, हमने तो सोचा था बुढ़िया की यह दशा उसने की है, उसके दुष्प्रभावों ने जो बाद में दिखाते हैं अपना रंग। कितने हिंदुस्तान में कोरोना से मरे, कितने उसके नाम लगे, पिछले 1.25 साल में हिसाब नहीं है। सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। लग सकता है पता 2-1 साल बाद, जब इस दौरान हुई कुल मौतों की तुलना पिछले सालों से होगी तो अधिक हुई होंगी जो मौतें वे कोरोना से हुई समझो। उनकी जिम्मेवार सरकार उनका जिम्मेवार मोदी, जिम्मेदार नहीं तो भागीदार अवश्य। कोरोना यह मौत का व्यापार मोदी की भागीदारी के बिना नहीं कर सकता था। ठीक ही कहा था सोनिया ने मोदी को मौत का व्यापारी गोधरा दंगों के बाद, जब वह मुख्यमंत्री था गुजरात का। उनका भी जिम्मेवार नहीं तो भागीदार था मोदी। मकान जलते रहे, बलात्कार होते रहे, लोग मरते रहे और गुजरात की मोदी पुलिस देखती रही। आखिर सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा था। नीरो की तरह मोदी बांसुरी बजा रहा था जब जल रहा था गुजरात दंगों की आग में। पर क्या इससे मोदी को फर्क पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। गोधरा के बाद अब कोरोना, लाख वह गीता और राम की कसमें खाए, लाख बद्रीनाथ की गुफा में ध्यान करे। भगवान को पड़ा कुछ फर्क या पड़ेगा? उम्मीद है आपको कोरोना को पड़ेगा? एक जैसे हैं भगवान, कोरोना और मोदी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।